सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, हमने इसके पहले की कक्षा में संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण एवं महाप्राण व्यंजन वर्णों के बारे में पढ़ा। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग। तो सबसे पहले हम पाठ 1 में जो हमने संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण एवं महाप्राण व्यंजन वर्णों को पढ़ा, उसको एक बार दोहरा लेते हैं। संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं? जिन व्यंजन वर्णों के बीच में अ स्वर का लोप हो और दोनों का आपस में संयोग हो, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन या व्यंजन गुच्छ कहते हैं। अल्प प्राण व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करते समय हवा मुंह से कम मात्रा में, अल्प मतलब कम मात्रा में बाहर निकलती है, उसे हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण व्यंजन होता है। और महाप्राण व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करते समय मुंह से अधिक मात्रा में हवा बाहर निकलती, उसे हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण व्यंजन होता है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग। आपने कक्षा 6वीं में अनुस्वार, अनुनासिक एवं पंचम वर्णों का प्रयोग सीखा था। तो चलिए हम कक्षा में आज पाठ 2 में इन वाक्यों को पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ अनुस्वार का प्रयोग है और कहाँ अनुनासिक का, और उच्चारण करते समय किन वर्णों पर जो हमारी हवा है वह तीव्र गति से और मुंह के किस भाग पर से टकरा रही है। राकेश बार बार संगीतकार जी का संवाद बोल रहा था। पहले वाक्य में संगीतकार संवाद, ध्यान दीजिए, स के ऊपर अनुस्वार, स के ऊपर अनुस्वार। तभी शायर साहब संगीतकार के कंधे पर हाथ मारकर बोले, उधर जाकर सुन लेना। दर्शक फिर ठठाकर हंस पड़े। संगीतकार, हंस। आप दोनों के उच्चारण में ध्यान दीजिए कि स के ऊपर जो बिंदु है अनुस्वार है, उसके उच्चारण में ह के ऊपर जो चंद्र बिंदु है, जिसको हम अनुनासिक के नाम से जानते हैं, दोनों के उच्चारण में अंतर है। राकेश दांत पीस रहा था। द के ऊपर क्या है? अनुनासिक चंद्र बिंदु। तभी तेजी से राकेश मंच पर पहुंच गया। बात राकेश ने बहुत संभाल ली थी। तो बच्चों, जब हम उच्चारण कर रहे हैं अनुनासिक, अनुस्वार और अनुनासिक का, तो दोनों के उच्चारण में अंतर आ रहा है और इसके उच्चारण में अंतर आ रहा है और यह किन किन भागों को स्पर्श कर रही है हवा, इसको हम आज की कक्षा में सीखेंगे। अनुस्वार, इनके उच्चारण में सांस की ध्वनि नाक से निकलती है। ध्यान दीजिए, जब हम अनुस्वार का उच्चारण कर रहे हैं तो सांस की ध्वनि कहाँ से निकल रही है? नाक से। ङ, ञ, अड़, न, म अनुस्वार है और ये पांचों पंचम वर्ण के नाम से भी जाने जाते हैं, जिनके बदले हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। अनुस्वार अर्थात बिंदु। यदि किसी पंचम वर्ण के बाद उसी के वर्ग का कोई अन्य वर्ण आए तो उस वर्ण के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण में देखिए, दंत, न और त एक ही वर्ग का है और न है पंचम वर्ण, जिसके बदले में अनुस्वार। चंचल, इय, च, छ, ज, झ, इय च वर्ग का है और इसके बाद वाला जो वर्ण है च, दोनों एक ही वर्ग का, इसके बदले में अनुस्वार का प्रयोग है। संबंध, प, फ, ब, भ, म और ब प वर्ग, न और ध त वर्ग, और इनके बदले में अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा अनुस्वार के रूप में
य र ल व तलव्य श मूर्धन्य श दंत स ह, इनके साथ भी अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण स्वरूप संयोग, संयुक्त, संरक्षण, संरचना, संशोधन, संलग्न, ये मैंने इनसे कुछ उदाहरण लिखे हैं। अब हम आगे देखेंगे कि नासिक्य व्यंजन के स्थान पर जो प्रयोग किया जाता है किस प्रकार से। नासिक्य व्यंजन अर्थात पंचम वर्ण, और नासिका मतलब क्या होता है, नाक। तो आपको समझ में आ गया कि अनुस्वार का प्रयोग हम जब हम प्रयोग कर रहे हैं और जिन शब्दों के ऊपर हम अनुस्वार लगा रहे हैं तो हवा किस भाग को टकरा रही है, नासिका से टकरा रही है, नाक से। उच्चारण नाक से हो रहा है। अंक, आप उच्चारण करके देखिए, जब आप अंक बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हवा नाक को ऊपर छू रही है, नाक से टकरा रही है। अंक। चंचल, पंडित, ये किस वर्ग का है, ट वर्ग का, और ड भी ट वर्ग का, ये ध्यान रखिएगा। और सब जितने भी पंचम वर्ण है उसी वर्ग के पांचवें हैं। अंक, क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, चंचल, पंडित, न का प्रयोग यहाँ नहीं है, यहाँ क्या है, ड़, ट ठ ड ढ ड़, तो ये दोनों एक ही वर्ग। त वर्ग न, त थ द ध न, चंदन, पंप। प वर्ग का पांचवा म, इसीलिए हम यहाँ जब पंप का उच्चारण करते हैं तो न का नहीं, म का। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और बच्चों ध्यान दीजिए, कई बार क्या होता है कि चंद्र बिंदु, जिन व्यंजन वर्णों में चंद्र बिंदु का उच्चारण होना चाहिए, जिन वर्णों में चंद्र बिंदु या अनुनासिक का उच्चारण होता है, अगर उसके ऊपर कोई मात्रा होती है, कोई भी मात्रा होती है, तो वहां पर चंद्र बिंदु के बदले में अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। होना चाहिए था नियमानुसार होना चाहिए था यहाँ पर चंद्र बिंदु, लेकिन चूंकि यहाँ पर मात्राएं हैं इसलिए चंद्र बिंदु न लगा के बिंदु का प्रयोग किया गया है। उच्चारण कीजिए, मैं, में। आप इसका उच्चारण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप नाक और मुंह दोनों से उच्चारण कर रहे हैं। जब हम चंद्र बिंदु लगाते हैं और उसका उच्चारण करते हैं तो हवा नाक और मुंह दोनों को छूती हुई है समान भाव से, और किंतु जब हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं तो हवा नाक को अधिक स्पर्श करती है और हवा वहां से निकलती है। जैसे अंक, चंचल, पंडित, चंदन। लेकिन यहाँ जो आप बिंदु देख रहे हैं अनुनासिक, यहाँ इन शब्दों का उच्चारण कीजिए, मैं। इनके उच्चारण में अंतर है। यहाँ पर होना चाहिए था नियमानुसार चंद्र बिंदु, किंतु यहाँ पर अनुनासिक है। कारण क्या है, सिरोरेखा के ऊपर मात्राएं। सिरोरेखा मतलब जो वर्ण हम लिखते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, उसके ऊपर जो हम ये रेखा खींचते हैं इसी को हम सिरोरेखा कहते हैं। तो अगर किसी वर्ण को बोलते समय, यदि किसी वर्ण को बोलते समय हवा मुंह एवं नाक से एक साथ बाहर निकले और उस वर्ण की सिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा हो तो वहां अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अनुनासिक, इसका प्रयोग चंद्रबिंदु के रूप में होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में सांस की वायु मुख और नाक दोनों से निकले उन्हें अनुनासिक कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में सांस की वायु मुख और आंख दोनों से निकले उन्हें अनुनासिक कहते हैं। यदि किसी वर्ण को बोलते समय हवा मुंह एवं नाक से एक साथ बाहर निकले और उस वर्ण की सिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा हो तो वहां अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये जो चंद्र बिंदु है इसको हम क्या कहते हैं, अनुनासिक।
बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अनुनासिक नहीं, यहाँ पर अनुस्वार। ये गलती हो गई थी, यहाँ पर अनुनासिक नहीं, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, अनुस्वार। यदि किसी वर्ण को बोलते समय हवा मुंह एवं नाक से एक साथ बाहर निकले और उस वर्ण की शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा हो तो वहां हम अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये गलती से लिखा गया है। और ये उदाहरण किसका है? अनुनासिक का, चंद्र बिंदु का। और कैसे उच्चारण हम कर रहे हैं? चांद, आंगन। और ये किसका उच्चारण है? ये जो मैंने किसका लगाया है? अनुस्वार का। यहाँ मैंने उदाहरण इसलिए दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि मात्राओं के प्रयोग के आधार पर यहाँ पर अनुस्वार लगा है, जबकि होना चाहिए था चंद्र बिंदु, किंतु यहाँ पर मात्राएं हैं इसलिए यहाँ पर हमने लगाया है अनुस्वार। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए। आज का गृह कार्य है वाक्य प्रयोग। ये मैंने कुछ शब्द लिखे हैं जिनसे आपको वाक्य प्रयोग करना है। और पहला शब्द है चौक, बाधा, बांधा, गोद, गोंद। उच्चारण में भी आपको अंतर स्पष्ट होगा और अर्थ में भी। आधी, आंधी, सास, सास। अनुस्वार का प्रयोग बच्चों, जब आपको आप जब अपनी भाषा प्रयोग करते हैं तो कहीं भी अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग इन शब्दों में तो नहीं करते हैं। अधिकतर मैंने बच्चों को देखा है कि ऐसे ही शब्द लिख देते हैं लेकिन अनुस्वार का प्रयोग करना भूल जाते हैं। तो इन शब्दों को भी आप लिखेंगे और अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। अनुनासिक का प्रयोग कहाँ करना है, किसके ऊपर करना है, उसको करना है। और अनुस्वार एवं अनुनासिक को समझाकर उदाहरण सहित लिखे। प्रत्येक से 10-10 उदाहरण दे। बच्चों, ये आज का आपके लिए गृह कार्य है। अगर आपको कहीं भी कोई समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के द्वारा ऑडियो करके मुझे सूचित करेंगे। अब आपके पुस्तक में जो दिए गए हैं अभ्यास कार्य, उसको समझिए। नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार चिन्ह लगाइए। प्रशंसा, प्रशंसा, जिसके ऊपर नाक से ध्वनि का उच्चारण हो, नाक से हवा टकराए, उसी के ऊपर हम अनुस्वार का चिन्ह लगाते हैं। संवाद, संवाद किसके ऊपर? स के ऊपर। व्यंजन, य के ऊपर। स्वयं, य के ऊपर। जंगल, ज के ऊपर। आनंद, न के ऊपर। उच्चारण करते समय ही आप स्पष्ट हो जाएगा कि किन वर्णों के ऊपर हमारा उच्चारण नाक के द्वारा हो रहा है। अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग पहुंचते, पहुंचते। बंधवाने, कांपना। हंसी, धुआं, महंगा।